स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग एथिक्स देख रहे हैं और ये टॉपिक हमारा छठा टॉपिक है। पांचवा स्किप कर गया है। पांचवा इसलिए स्किप किया कि 20-20 मिनट का हम लेक्चर लेंगे और उसमें डीकेडी के माध्यम से समझाएंगे और जितने भी थिंकर हैं वो थिंकर का प्रयोग करोगे क्वेश्चन में या आंसर में, क्वेश्चन में नहीं आंसर में आप अपना प्रयोग करोगे, उस आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए हम अलग अलग 20-20 मिनट का देंगे और पैरेलल में थर्ड पेपर चलता रहेगा। तो थर्ड पेपर का एक लेक्चर आएगा 15 के बाद आप लोगों को, और साथ ही 20-20 मिनट का थिंकर आएगा जब तक समाप्त ना हो जाए। ठीक है, तो देखो टॉपिक 6 क्या बोलता है। लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य। लोक प्रशासन में या लोक या सिविल सेवा मूल्य के बारे में बात कर रहा है। तो पहली बात है कि लोक प्रशासन को ही समझना जरूरी है कि लोक प्रशासन होता क्या है। तो प्रशासन को चलो समझते हैं। प्रशासन का मतलब क्या होता है। प्रशासन का मतलब, पहली बात कि प्रशासन क्या है, एक प्रकार की गतिविधि है, गतिविधि है, ठीक है ना। और प्रशासन का मतलब क्या है, लोगों की सेवा करना, सेवा करना या देखभाल करना, देखभाल करना। प्रशासन एक प्रकार की गतिविधि है जिसमें लोगों की सेवा किया जाता है, देखभाल किया जाता है। और प्रशासन में संगठन भी शामिल होता है, संगठन भी होता है और प्रबंध भी किया जाता है। ठीक है, प्रबंध भी किया जाता है। तो प्रशासन एक प्रकार की गतिविधि है जिसमें लोगों की सेवा या देखभाल किया जाता है। इसके अंतर्गत संगठन और प्रबंध को भी शामिल किया जाता है। बस इतना ही प्रशासन के बारे में जानना है कि एक प्रकार की गतिविधि है जो लोगों की सेवा या देखभाल करता है, जिसके प्रशासन के अंतर्गत संगठन और प्रबंध भी शामिल किया जाता है। तो अब आता है संगठन क्या है, बात उठता है कि संगठन क्या है। तो देखो संगठन ऐसा है ना कि एक संरचनात्मक, संरचनात्मक क्या है, ढांचा है। संगठन क्या है, ढांचा है। संगठन कभी भी प्रशासन किस चीजों से बनता है, मिलकर हमेशा प्रशासन की बात होता है। तो प्रशासन के मूल में लोग आते हैं, संगठन आता है, ठीक है, और प्रबंध आता है। इन तीन चीजों को मिलकर क्या बनता है, प्रशासन बनता है। और लोग में क्या है, तो प्रशासन गतिविधि हो गया, लोगों की सेवा करेगा, देखभाल करेगा। और उसमें क्या होगा, इस सेवा देखभाल करने के लिए कुछ संगठन का निर्माण होगा और कुछ प्रबंध किया जाएगा कि हाँ ये करेंगे, ये संगठन ये करेगा, वो संगठन ऐसा करेगा। जैसे महिला आयोग संगठन है तो महिलाओं का प्रबंध करेगा, ठीक है। एससी या एसटी संगठन है, आयोग है, तो ये क्या करेगा, एससी का प्रबंध करेगा। और एसटी आयोग किसका करेगा, एसटी का प्रबंध करेगा। तो ये प्रशासन इस तरह से बनता है, ठीक है। लोगों की सेवा या देखभाल करना मूल भावना होता है। मूल भावना क्या होता है, लोगों की सेवा करना या देखभाल करना। और उसके लिए सेवा या देखभाल करने के लिए कुछ संगठन आते हैं अस्तित्व में, और वो संगठन क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं, ठीक है ना। तो संगठन क्या है, संरचनात्मक ढांचा। कैसा है ढांचा है, तो संगठन हमेशा क्या है, संरचनात्मक ढांचा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि संगठन का एक बारीक, जाहिर सी बात है, संगठन जो भी होगा वो संगठन का, जैसे महिला संगठन, तो संगठन का, महिला संगठन का उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य एकदम बिल्कुल निश्चित उद्देश्य होगा। महिला संगठन होगा तो महिला के बारे में ही उसका उद्देश्य होगा। मजदूर संगठन होगा तो मजदूर के बारे में सोचेगा, ठीक है। नागरिक संगठन या कोई कहें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, संगठन होगा, तो जो लोग बनाएंगे उसमें उसका होगा। तो कोई भी संगठन हो, जैसे जनजातियों का संगठन होगा तो जनजातियों के बारे में ही उद्देश्य रखेगा, उसका एक निश्चित उद्देश्य होगा। सॉरी, आप लोग का 1 बजे बज रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक निश्चित क्या होगा, उद्देश्य होगा। सॉरी, तो संगठन का एक निश्चित उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करेगा,
वो संसाधनों का प्रयोग करेगा। संसाधनों का क्या करेगा? प्रयोग करेगा। और संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं? एक हो सकता है कि भौतिक संसाधन हो और एक मानवीय संसाधन है, और दोनों संसाधनों का क्या करेगा? प्रयोग करेगा अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो संगठन क्या है? एक संरचनात्मक ढांचा है, पहलू है। तो प्रशासन का एक संरचनात्मक ढांचा क्या है? संगठन है। उसका एक निश्चित उद्देश्य होगा और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों को क्या करेगा? प्रयोग करेगा। जो भौतिक संसाधन हो, मानवीय संसाधन है, उनका प्रयोग, ठीक है ना, करेगा, तो वो संगठन कहलाता है। तो देखो, संगठन प्रशासन की संरचनात्मक पहलू है। निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भौतिक और मानवीय संसाधन का प्रयोग ही क्या कहता है? प्रयोग ही संगठन कहलाता है। आप लोग भी नोट में यही कर लेना, ये कुछ वर्बल त्रुटियां हैं। प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन का, जैसे संगठन का हमने बताया क्या कि ये क्या है? संरचनात्मक है। तो प्रबंधन की बात अगर करें, प्रबंधन ही मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो कोई भी, देखो आप लोग शादी देखे होंगे, शादी के मैनेजमेंट करना हो, प्रबंधन करना हो, तो प्रबंधन करने के लिए ऐसे ही तो बोलते हो कि ऐसा है, तुम खाने का प्रबंधन कर लो, खाने का देखभाल कर लो, तुम टेंट वाला को कर लेना, तुम जो आएंगे रिश्तेदार उनका देख लेना, तुम महिलाओं को कोई बोल दिया जाएगा कि तुम घर की महिलाओं हैं, बाहर की महिलाएं हैं, उनको महिलाओं को देख लेना। मतलब प्रबंधन क्या? प्रबंधन का मतलब है कि उनका खाने का फंक्शन होगा, जो खाने वाला देखेगा वो खाने का फंक्शन करेगा, टेंट वाला होगा वो टेंट का फंक्शन देखेगा, रिश्तेदारों का फंक्शन देखेगा, महिलाएं होंगे वो महिलाओं का फंक्शन कार्य करेगा। तो प्रबंधन का सीधा सीधा मतलब है कि हमारा क्या करना? फंक्शनल वर्क, फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल, जो भी फंक्शनल वैल्यू होता है, फंक्शनल पहलू किससे जुड़ता है? प्रबंधन से, ठीक है ना। प्रबंधन में हम क्या करते हैं? प्रकार्यात्मक कार्यों को देखते हैं, प्रकार्यात्मक जो फंक्शन होता है, तो और वो किससे होता है? संगठन से संबंधित होता है, ठीक है ना। तो संगठन, जैसे एग्जांपल ले लो कि महिला संगठन है, महिला संगठन क्या करेगा? ये संगठन है, संगठन मतलब कुछ लोग मिलके इसको स्ट्रक्चर किए होंगे, बनाए होंगे, कुछ महिलाएं होंगे, कुछ लोग होंगे, जो संगठन होंगे बौद्धिक रूप से उत्कृष्ट या बौद्धिक रूप से क्या बोलेंगे, ख्याति लब्ध लोग होंगे, वो महिला संगठन बनाएंगे स्ट्रक्चर में, मान लो 20 लोग बनाए, ठीक है ना। और इस संगठन का संचालन कैसे करना है? संचालन की बात, जब संचालन की बात आ गई तो वो ऐसा होगा, फंक्शन की बात करेंगे, प्रकार की बात करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे। तो कैसा हमारा प्रकार्यात्मक पहलू है? तो प्रबंधन हमारा क्या है? एक तरह की प्रकार्यात्मक पहलू है। यह संगठन के संचालन से संबंधित होता है, अर्थात संगठन का संचालन इसी के आधार पर किया जाता है। यह संगठन का काम क्या होता है? संगठन का काम होता है प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना। जैसे महिला संगठन है तो महिला का मैनेजमेंट करना, ठीक है। इसका काम है, जैसे तुलना किया जाता है प्रबंधन का मानव शरीर की तुलना में शरीर क्रिया विज्ञान, जो फिजियोलॉजी होता है, फिजियोलॉजी में क्या होता है? ये शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं फिजियोलॉजी में होता है कि हर एक का अपना अपना काम है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है? खाना से रिलेटेड है। हार्ट का काम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है? सबको खाना पहुंचाना है या ब्लड के माध्यम से पोषण पहुंचाना, ठीक है ना। उनका अपना एक अलग अलग, हर एक ऑर्गन का क्या अलग अलग काम है। वैसे ही सरकार में, प्रशासन में बहुत सारे संगठन होते हैं और हर एक संगठन का अलग अलग क्या होता है? फंक्शन होता है। और उस फंक्शन को ठीक है ना, को चलाना ही प्रबंधन कहलाता है। उस फंक्शन को संपादन ही करना क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। तो आई थिंक प्रशासन, संगठन और प्रबंधन तीनों चीजें नहीं समझ में आया तो तीनों रट लेना, ठीक है ना। ऐसा कोई बड़ा तोप नहीं बताया है इसमें। प्रशासन का मतलब क्या? दो तरीके के प्रशासन हो सकते हैं, एक हो सकता है निजी प्रशासन और एक हो सकता है सरकारी प्रशासन, ठीक है। निजी प्रशासन का मतलब
कुछ लोगों का प्रशासन, कुछ लोगों की सेवा, कुछ लोगों की सेवा। ठीक है। और सरकारी प्रशासन का मतलब सभी लोगों की सेवा। क्या तुम क्या हम सभी लोगों की सेवा सरकारी प्रशासन कहलाता है। निजी प्रशासन कुछ लोगों की सेवा ही क्या कहता है, निजी प्रशासन कहलाता है। जैसे एग्जांपल ले लो कि निजी प्रशासन में अगर कहें कि आईसीआईसीआई बैंक क्या है, निजी है, तो वो निजी, उसमें जितने भी लोग होंगे वो निजी होगा, क्योंकि कुछ ही लोग की सेवा कर रहे होंगे। आईसीआईसीआई बैंक में तो होगा नहीं कि सभी लोग खाते खोल रहे होंगे। निजी प्रयत्न पे अपना किया जा रहा है, निजी प्रयत्न के माध्यम से किया जाता है निजी प्रशासन। ठीक है। सरकारी प्रशासन सरकारी प्रयत्न से किया जाता है, गवर्नमेंट करती है। तो सभी लोगों की सेवा क्या है, सार्वजनिकता से है। ठीक है। लोक का अर्थ क्या होता है, लोक प्रशासन हम पढ़ने जा रहे हैं, लोक प्रशासन के बारे में जानने जा रहे हैं। तो लोक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ लोक का मतलब सरकार होता है। यहाँ पे जनता से नहीं होता है, ऐसा नहीं कि जनता का प्रशासन, नहीं, जनता का नहीं, यहाँ सरकार का प्रशासन से मतलब है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना लोक प्रशासन में। अब प्रशासन क्या है, तो प्रशासन एक प्रकार की गतिविधि है जिसमें लोगों की सेवा या देखभाल किया जाता है। इसके अंतर्गत संगठन और प्रबंध दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक। तो सरकार की ये लोक प्रशासन क्या है, अब इसको डिफाइन कर देते हैं। तो लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन सरकार द्वारा संचालित किया जाने वाला प्रशासन है। या लोक प्रशासन क्या है, देखो हमने कहा कि लोक प्रशासन क्या है, सरकार द्वारा संचालित किया जाने वाला प्रशासन है। प्रशासन को खोल दो, यहाँ पे खोल दो प्रशासन को। सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाला सभी लोगों की सेवा से संबंधित है, सभी लोगों की सेवा से संबंधित है। सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले सभी लोगों की सेवा से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने अभी में पढ़ा, सरकारी प्रशासन, सरकारी मतलब सभी लोगों की सेवा। और हम यहाँ पे कह रहे हैं क्या किए जाने वाला प्रशासन है, लोक प्रशासन सरकार द्वारा। तो प्रशासन है तो क्या सभी लोग की सेवा करेगा। तो ये भी हम डेफिनेशन दे सकते हैं, आपकी मर्जी, चाहे दो चाहे ना दो। लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गई कि लोक प्रशासन का मतलब क्या है। लोक प्रशासन का मतलब क्या है कि सरकार द्वारा संचालित किया जाने वाला प्रशासन ही क्या है, लोक प्रशासन है। लेकिन इसका विस्तार समस्त सार्वजनिक गतिविधियों तक विस्तृत है, सार्वजनिक गतिविधियों तक है, विस्तार समस्त सार्वजनिक गतिविधियों तक विस्तृत है। अतः लोक प्रशासन सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला प्रशासन है। लोक प्रशासन क्या है, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला प्रशासन है। और ये एक व्यापक अवधारणा रखता है जो मूलतः एक सरकार के कार्यकारी प्रकृति को दर्शाती है। ये एक गतिशील गतिविधि है। इसके अंदर सरकारी और निजी प्रशासन दोनों आ सकते हैं। ठीक है, व्यापक हो सकता है। यहाँ सरकारी से क्या मतलब है, ये इसका फैलाव कहाँ तक हो सकता है, निजी तक हो सकता है, इतना विस्तारित हो सकता है। ठीक है। तो लोक प्रशासन क्या है, पहली बात कि सरकार द्वारा संचालित किया जाने वाला प्रशासन लोक प्रशासन है। दूसरा बात, इसका विस्तार है, व्यापक है, सार्वजनिक गतिविधियों तक विस्तृत है। जहां तक सार्वजनिक गतिविधियां हैं वहां तक विस्तृत है। अगर सार्वजनिक गतिविधियां प्राइवेट तक है तो प्राइवेट तक उसको विस्तृत है। तो जहां भी सार्वजनिक गतिविधियां विस्तृत है वहां तक लोक प्रशासन विस्तृत है। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि लोक प्रशासन सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया गया जाने वाला प्रशासन है। सार्वजनिक उद्देश्य से जो किया गया प्रशासन है। तो हम दो बातें बोल दें यहाँ पे, की वर्ड हमें फाइंड आउट करना है जिसे हम पूरा लिख लें। तो लोक प्रशासन की कीवर्ड क्या हो गया, लोक प्रशासन क्या, सरकार द्वारा संचालित किया जाने वाला, सरकार द्वारा संचालित किया जाने वाला प्रशासन। दूसरा,
लोक प्रशासन सार्वजनिक उद्देश्य से किया गया कार्य। और तीसरा क्या है? व्यापक है, गतिशील है। व्यापक है और गतिशील है। बस यही 3 पॉइंट से आप लोग लिख लोगे। सरकार द्वारा संचालित किया जाने वाला प्रशासन ही लोक प्रशासन है, जो सार्वजनिक गतिविधियों तक शामिल है, गतिशील है, ठीक है, व्यापक है। ये बातें आप बोल सकते हो लोक प्रशासन, जब भी डेफिनेशन आएगा तो। और इसको रट लेना बिल्कुल। अब लोक सेवा की बात करें। लोक सेवा में हमेशा देखना, लोक सेवा में क्या है? लोक सेवा का मतलब है कि कोई भी सार्वजनिक उद्देश्य से की जाने वाली सेवा, सार्वजनिक उद्देश्य। लोक सेवा में क्या? सार्वजनिक उद्देश्य से की जाने वाली सेवा क्या कहलाती है? लोक सेवा कहलाती है। और लोक सेवा के अंतर्गत हमेशा क्या होगा? सैनिक सेवा और सिविल सेवा दोनों शामिल रहेंगे। लोक सेवा में सार्वजनिक उद्देश्य से की जाने वाली सेवा को लोक सेवा कहते हैं। और लोक सेवा क्या है? तो लोक सेवा ये है और सिविल सेवा ये है। ये है हमारा क्या? सिविल सेवा। और ये है पब्लिक सर्विस, लोक सेवा। ठीक, तो ये भी दिखा सकते हो। और इसके अंदर सैनिक सेवा और सिविल सेवा दोनों आते हैं लोक सेवा के अंतर्गत। लेकिन लोक सेवा क्या है? तो नागरिकों से संबंधित सेवा। जो नागरिक से संबंधित सेवा होगा वो सिविल सेवा कहलाएगा। और इसमें क्या होगा? असैनिक सेवा आते हैं। तो हम कहें कि पब्लिक सर्विस माइनस सिविल सर्विस इज इक्वल टू सैनिक सेवा, या पब्लिक सर्विस माइनस सैनिक सेवा इज इक्वल टू सिविल सर्विस। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है सिविल सेवा के लिए। तो नागरिकों से संबंधित सेवा क्या कहलाती है? सिविल सेवा। और ज्यादातर ये कैसे होती है? असैनिक सेवा होती है। ठीक है ना, ये बात समझ में आना चाहिए। अब जरा सा ये क्वेश्चन ये है कि लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य, स्थिति और समस्या है। कि लोक प्रशासन में जो सार्वजनिक रूप से सेवाएं किया जाता है, ठीक है, सिविल सेवा मूल्य हम लोग पढ़ चुके हैं। सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य पढ़े हैं। तो सिविल सेवा मूल्य बोल दिया तो वही समझो कि स्थिति इस समय कैसा है, समस्या कैसा है। तो 2 वर्ड में बोले, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन मतलब सार्वजनिक उद्देश्य से किया गया प्रशासन। सार्वजनिक उद्देश्य से किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है। और उसमें सिविल सेवा की फाउंडेशन वैल्यू, जो या वैल्यू कह लो, सिविल सेवा के मूल्य की स्थिति कैसी है। तो भाई हम एक वर्ड में बोले कि बुनियादी सिविल सेवा मूल्य की कमी पाई जा रही है। ठीक, सिविल सेवा मूल्य की स्थिति कैसी है? कमी पाई जा रही है। जो फाउंडेशन वैल्यू है आजकल के में देखो कि असंवेदनशीलता, सहिष्णु नहीं है, परानुभूति नहीं है, सत्यनिष्ठ नहीं है, पारदर्शी नहीं है, कोई भी इनकी में 100% नहीं है। और दूसरी बात, समस्याएं इनके सिविल सेवाओं, जो सिविल सेवा है उनके साथ समस्याएं क्या है, तो उसको हम लोग डीकेडी कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं। देखो हमारे क्या है कि अभी स्थिति क्या है सिविल सेवा की, मूल्य की बात करें तो मूल्य संकट है। मूल्य संकट की स्थिति है सिविल सेवा में। मूल्य की बात करें तो सिविल सेवा में मूल्य की स्थिति, मूल्य संकट की स्थिति है। अर्थात कैसा मूल्य संकट की स्थिति है कि मतलब अभिजात्यवाद, ये अभिजात्यवाद को प्रीफर कर रही है। अर्थात कहें तो जन सामान्य लोगों के या निम्न वर्गों तक पहुंच नहीं पाती है सिविल सेवा। मानते हो कि नहीं? अभिजात्यवाद को प्रोत्साहित करती है। दूसरा क्या संकट है? शहरी प्रवृत्ति। कोई गांव में जाना नहीं रहना चाहता है। गांवों की कैसे हालत सुधरे? भोग विलास, उपभोक्तावादी, या यही शहरी प्रवृत्ति को हम कह दें उपभोक्तावादी प्रवृत्ति।
ठीक, मूल्य संकट की स्थिति, जो कि सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य है उनमें गिरावट आ रही है, गिरावट आ रही है, भयंकर रूप से गिरावट आ रही है। और यहाँ गिना देना है जितने हमने पढ़े हैं सिविल सेवा में, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, गैर तरफदारी, तटस्थता, ठीक है, फिर हम क्या बोल दिया, जो भी है बहुत सारे गिना सकते हैं, गिनाने को तो अब माइंड उसी तरफ चला जाए तो पूरा गिना देंगे, ठीक है। तो आपको भी इस तरह से याद रखना है सारी चीजें, ठीक है। चलो हम गिनाते हैं। सत्यनिष्ठता, ठीक है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एक वर्ड से, इंटीग्रिटी, या नोलन के ही बोल दो ना, नोलन की कमिटी की 7 है तो 7 किससे याद रखें, सी आओ होले, ठीक है। सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ओपनेस, होले का एचओ मतलब हॉनेस्टी, एलई का मतलब लीडरशिप, 7 तो यही हो गए। फिर देखो और हमारे जो सिलेबस में दिए हैं, इंटीग्रिटी, ठीक है, नॉन पार्टिजनशिप, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। हमारे सिलेबस में और क्या दिया गया है, इम्पैथी, ठीक, कंपैशन, और हमारा क्या दिया गया है, इम्पैथी तो हो ही गया, सहिष्णुता, टॉलरेंस, ठीक है ना। इतना तो हम लोग इसमें दिया गया है सिलेबस में। उसके अलावा जवाबदेहिता जोड़ लो, ओपनेस, पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी जोड़ लो, ठीक है। तो बहुत सारे और भी जोड़ सकते हैं। इन मूल्यों को क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मूल्यों में डिक्रीज आ रहा है, तो इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो पहली बात है कि सिविल सेवा में मूल्यों की स्थिति कैसी है, अवजात वर्ग है, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति है, ठीक है। सिविल सेवा के फाउंडेशन वैल्यू जो है उसको निम्न देखा जा रहा है, ठीक। अब हम ये पहली बात बोल दी, एक डिकेडी में मूल्य संकट की बात आ गई। फिर आ रहा है कि समस्याएं क्या है सिविल सेवा में, मूल्य की बात के अलावा हमें पूछ ले कि समस्याएं क्या है। भाई समस्याएं क्या है, समस्याएं बहुत सारे हैं, गिन गिन के। समस्याएं हमेशा देखो, एक समस्या है भारत के परिप्रेक्ष्य में, 2 समस्या हमेशा याद रखना। भारत के परिप्रेक्ष्य में 2 समस्याएं क्या क्या है, एक तो समस्या है कोड ऑफ एथिक्स का, कोड ऑफ एथिक्स का, ये आज तक कोड ऑफ एथिक्स बना नहीं है भारत में। दूसरी समस्या क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट बन गया है, आचरण संहिता बन गया है, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है और लोग जो हैं वो प्रतिबद्ध नहीं है। तो हमेशा की समस्या हर एक सेक्टर में देखोगे, भारत के प्राइवेट सेक्टर में देखोगे या सरकारी सेक्टर में, ये 2 चीज की हमेशा समस्या होगा, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट की। कोड ऑफ कंडक्ट सरकारी में बनाया गया, प्राइवेट में तो वो भी नहीं बनाया गया, ठीक है, आचरण संहिता। तो समस्या 2 तो हमारा हमेशा होगा, ठीक है। तो समस्या में 2 हम लिख देते हैं, ये बात दिमाग खोल के, 2 समस्या हमेशा रहेगा। चलो 2 समस्या में कोड ऑफ एथिक्स और कंडक्ट से रहेगा। एक समस्या हमेशा सरकारी सिविल सेवा में हमेशा का हमेशा रहेगा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार हमेशा रहेगा। और भ्रष्टाचार के कारण क्या हो सकते हैं, कारण सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है और पर्यावरणीय हो सकता है। पर्यावरणीय हो सकता है ना, ये प्रशासनिक हो सकता है, प्रशासनिक ज्यादा रखो, पर्यावरणीय भी हो सकता है, उससे सोचोगे। भ्रष्टाचार है ये कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो देखो 3 बातें तो हमेशा रहेगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 3 बातें होगा, कोड ऑफ एथिक्स का, कोड ऑफ कंडक्ट का, भ्रष्टाचार का, ठीक है। अब जरा सा देखो, कार्य संस्कृति हमारे यहाँ सरकारी में खास करके उचित कार्य संस्कृति नहीं होगा, ये भी है, कार्य संस्कृति उचित नहीं होगा, ठीक है ना। उचित कार्य संस्कृति का मतलब क्या, किसी को भय नहीं होगा, अगर गलत काम कर रहा है तो उसको भय नहीं होगा बिल्कुल। उचित कार्य संस्कृति नहीं होगा, बहुत सारे कार्य संस्कृति में पढ़ाएंगे, लेकिन ये समझो कि उचित कार्य संस्कृति नहीं है।
नेक्स्ट है सेवाओं की, जो सेवा दे रहे हैं उसका मानदंड, मानदंड रुक जा रहा है, हैंग कर जा रहा है तो दिक्कत हो जा रहा है। मानदंड क्या होना चाहिए, ठीक है, मानदंड क्या होना चाहिए, स्वरूप क्या होना चाहिए, इसका निर्धारण नहीं है, जिसको हम लोग हमेशा कहते हैं कि सेवोत्तम मॉडल, सेवोत्तम मॉडल पढ़ चुके हैं, सेवोत्तम मॉडल या सिटीजन चार्टरशिप का हमेशा अभाव रहा है। सेवा का मानदंड क्या होना चाहिए, स्वरूप क्या होना चाहिए, उद्धार, उससे जुड़ी समस्याएं होंगी सिटीजन चार्टर सेवोत्तम मॉडल से। समस्याएं और क्या हो सकती हैं भाई, देखो समस्याएं ये भी होगी गठजोड़ सिविल सेवा में, और ये बोला है एन के बोरा, एन बोरा कमेटी ने ये बोला है गठजोड़, सिविल सेवा का गठजोड़, क्राइम का गठजोड़ और पॉलिटिकल का, तीनों का गठजोड़, ये एक समस्या है। फिर समस्या क्या है भाई, अभी समस्याओं को गिनाने लगो तो देखो संसद, संसद संसद कैसी है, संसद दक्ष रूप से दक्षतापूर्ण कार्य नहीं कर रही है। अब कहोगे कि ये कैसे सर होगा, संसद दक्षतापूर्ण कार्य नहीं कर रही है। भाई सिविल सेवा में सुधार करने की बहुत सारी बातें की गई, लेकिन ये संसद चाहती ही नहीं है सुधार लेके, कोई बिल अमेंडमेंट ही नहीं हुआ, दक्षतापूर्ण कोई कार्य नहीं कर रही है, संसद निष्क्रिय है। बल्कि यहाँ पे बोल दें कि संसद सिविल सेवा के सुधार के प्रति क्या है, निष्क्रिय है। संसद सिविल सेवा के सुधार के प्रति निष्क्रिय है। ये तो जानते ही होंगे, हमने कहा कि कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट, भ्रष्टाचार, उचित कार्य संस्कृति का न होना, सेवा का मानदंड स्वरूप का निर्धारण न होना, गठजोड़, संसद की सुधार के प्रति निष्क्रिय होना। फिर क्या, फिर भाई ये भी तो सोचो कि और क्या सिविल सेवा में आएगा। सिविल सेवा में अनुचित रूप से लाभ देना, या हम कहें कि सिविल सेवा में भारतीय प्रणाली है, भारतीय प्रणाली वो सही नहीं है, और दोषपूर्ण क्या है, प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण है। सिविल सेवा में भर्ती प्रणाली अच्छी नहीं है, दोषपूर्ण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और समस्याएं क्या है, समस्याएं हैं नवाचार की कमी, नवाचार की कमी, वही ब्रिटिश मानसिकता चली आ रही है, कोई नवाचार नहीं है। फिर क्या, ब्रिटिश कालीन कानूनों की भरमार अभी भी है, उसी पे हमारा चला आ रहा है। तो ये समस्याएं हैं। और मूल्य की स्थिति क्या है, मूल्य की स्थिति तो और खराब है, हमने बता ही दिया, मूल्य संकट की स्थिति है, अभिजात्यवाद है, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति है, सिविल सर्विस के फाउंडेशन वैल्यू है वो भरमार कमी है, मूल्य संकट की स्थिति है। तो ये हमने बोल दिया समस्याएं हमने बता दिया। अब जरा सा चलते हैं इसके कि क्या बोला गया है, बोल बच्चन कि देखो बोला गया है कि लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य स्थिति क्या हुआ, वो हमने मेन पॉइंट से समझा दिया कि मूल्य की स्थिति इस समय क्या है, वर्तमान स्थिति भी, या मूल्य स्थिति अभी क्या है, या मूल्य बोला जाए या मूल्य वर्तमान की स्थिति हो जाएगा। मूल्य बोला जाएगा तो जो हमने बोला है मूल्य की स्थिति तीन बातों के, अभिजातवाद, भोक्तावादी प्रकृति और मूल्यों के जो फाउंडेशन वैल्यू है उसके प्रति गिरावट, उसको बोल बच्चन करके हम लोग पढ़ चुके हैं, बता देंगे। तो देखो दो बातें तो वही आ गई कि नैतिक संहिता का अभाव है और आचरण संहिता के पालन के प्रति कठोरता और प्रतिबद्धता का अभाव, भ्रष्टाचार अभी भी है, एन के बोरा वाली बात आ गई कि गठजोड़ है, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का अभाव है, ब्रिटिश कालीन कानूनों की उपस्थिति है, 1200 कानून है, प्रशासनिक सुधारों की उपेक्षानुरूप अभाव है, अपेक्षानुरूप जो भी प्रशासनिक सुधार हैं उनको उपेक्षा किया जा रहा है, मतलब लाया नहीं जा रहा है, सिविल सेवा भर्ती प्रणाली और प्रशिक्षण में दोष है, सुधारों के प्रति संसद की सक्रिय भूमिका का अभाव है, लोक प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप में वृद्धि हुआ है, जो जहां पे ब्रिटेन कौटिल्य को अपना रहा है वहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, कौटिल्य को छोड़ रहे हैं, क्योंकि कौटिल्य ने सीधे सीधे बोला है, मतलब इतने सख्त रूप से बोला है कि लोक प्रशासन अगर ना करे ना तो उनको
कड़ी से कड़ी सजा होने की बात कहा। विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग के अवसर मिलते हैं। तो इस तरह के तो हमेशा हम लिख सकते हैं ये बातें। समस्या डीकेडी जो पहले किया था उसमें एक दो अधिक हैं, वो बातें टू दी पॉइंट होंगी। अब समाधान कैसे करें? देखो, अब इसी बात को यहाँ पे हम समाधान लिख सकते हैं। तो कभी भी पॉइंट लिखो तो वहां के समाधान में तो अभाव है, अभाव है तो हम यहाँ पे समाधान लिखेंगे क्या कि उसको बनाना चाहिए, विकास करना चाहिए, विकास करना चाहिए, नैतिक संहिता का विकास करना चाहिए, कठोरता से अनुपालन कराना चाहिए। यहाँ पे कठोरता से अनुपालन कराना चाहिए। भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस करें। ठीक है। एम.के. बोरा रिपोर्ट बोलता है गठजोड़, तो गठजोड़ तोड़ने की बात करें। ठीक है। पारदर्शिता और जवाबदेहिता का अभाव है तो बढ़ाने का काम करें, और उसमें से एक आध एग्जाम्पल आए तो कर दो। ब्रिटिश कालीन कानूनों की उपस्थिति है, 1200 कानून है, जैसे पुलिस एक्ट 1861 है, इसको तो समाप्ति कर देना चाहिए। 1861 का चल रहा है या इसमें संशोधन करना चाहिए। प्रशासनिक सुधारों की अपेक्षानुरूप अभाव है। अपेक्षानुरूप प्रशासनिक सुधार के लिए हमारे प्रकाश सिंह केस देख लो, टी.एस. सुब्रमण्यम केस देख लो, इसमें प्रशासनिक सुधार के लिए ये बोला गया था। धर्मवीर आयोग है, प्रशासनिक सुधार के बारे में बोला गया, तो सिफारिश किया गया और सुझाया गया, दिशा निर्देश दिया गया, लेकिन फिर भी नहीं किया गया। तो उस दिशा निर्देश प्रकाश सिंह, टी.एस. सुब्रमण्यम और धर्मवीर भारतीय आयोग का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। सिविल सेवा भर्ती प्रणाली और प्रशिक्षण में दोष है। संथानम कमेटी बनी थी, संथानम कमेटी बनी थी। उस संथानम कमेटी ने बोला था कि सिविल सेवा की भर्ती प्रणाली और प्रशिक्षण के दोष को निराकरण करने के लिए ये करना चाहिए, संथानम कमेटी ने बोला था। तो उस सिफारिश को लागू करना चाहिए। सुधारों के प्रति संसद की सक्रिय भूमिका कब हो सकता है? जब संसद खुद ही सुधार हो, संसद में खुद ही सुधार हो। क्या? आरपीए एक्ट को और स्ट्रांग बनाया जाए। ठीक है ना, आरपीए एक्ट को सुधार, फिर चुनाव में सुधार हो। ठीक है, इसमें सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेट बढ़ा दिया जाए, तब जाके संसद में सुधार होगा, और संसद सुधार होगा तो वो सक्रिय भूमिका निभाने लगेगी। ठीक है। लोक प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ रहे हैं, तो हस्तक्षेप को कम करना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने टी.एस. सुब्रमण्यम केस में सुझाव दिया है कि 2 साल तक कम से कम एक जगह पोस्टिंग हो गई तो उसको तबादला नहीं करना है। तो और भी एग्जाम्पल बता सकते हो। विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग के अवसर कम हो, अर्थात जो नियम कानून है उसमें अस्पष्टता लाएं कि वहां पे विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग ही नहीं, अस्पष्टता लाएं, और ना हो तो वहां पे अंतरात्मा से ले। तो हम सुझाव भी जितना दिया, समस्या, अब कभी भी समस्या बताना है तो समस्या को बता के छोड़ नहीं देना है, आपको सुझाव हमेशा देना है, वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे पूछा हो चाहे नहीं पूछा हो। ठीक, तो हम बात कर रहे थे इस पे सुझाव, क्या वही जो बातें हमने बताया। संथानम समिति 1964 में बना था, संसद में सुधार होना चाहिए, निर्वाचन प्रक्रिया में, आरपीए एक्ट में, सिविल समाज की बात, धर्मवीर आयोग, प्रकाश सिंह, टी.एस. सुब्रमण्यम अभी लागू नहीं किया गया। तो वही चीजें हमें सुधार में भी बताना है, यही हमें लेके चलना है। अब आ जाते हैं सरकारी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं और दुविधा। तो पहले चिंता और दुविधा को ही समझ लेते हैं कि चिंता क्या होता है। चिंता का मतलब क्या कि जो एथिकल कंसर्न हो, मतलब जो सामान्य रूप से नैतिक रूप से चिंता हो। जैसे एग्जांपल दे दें कि दहेज प्रथा हमारी इस समय चिंता का विषय है। इस समय चिंता है महिलाओं के प्रति अपराध। इस समय चिंता है बाल श्रम। इस समय चिंता है किसानों की दुर्दशा। ये चिंता है इथिकल कंसर्न हो, नैतिक रूप से देखा जाए तो। ठीक है ना। अनैतिक रूप से भी चिंताएं हो सकती हैं, अनैतिक रूप से चिंता हो सकता है, जैसे कि घर में आज राशन नहीं है, क्या करें, ये अनैतिक रूप से। और नैतिक रूप से चिंता हो सकती है जो हम ये बता रहे। दुविधा का मतलब क्या है, समझो। दुविधा का मतलब क्या कि हमारे पास विकल्प है और उस विकल्प में से कोई एक चुनना है। अगर
कोई बड़ा विकल्प है और कोई छोटा विकल्प है तो बड़ा विकल्प को चुन लेगा, ये बड़ा आसान है। लेकिन दुविधा में सबसे बड़ी बात है दोनों बराबर के होंगे, लगभग सेम जैसे होंगे। अब इस बात को समझते हैं कैसे, दुविधा को। अब दुविधा को समझो इस बात का कि आप जा रहे हो किसी शॉप में एक जोड़ी जूता लेने गए और आपका बजट है इतना कि एक जोड़ी जूता खरीद सकते हो, इतना ही बजट है। लेकिन दुकान में घुसे ससुरा दो डिजाइन की जूता आपको पसंद आने लगा। अब वो दो डिजाइन जूते में से किसी एक को ही लेना है, यहाँ पे दुविधा होगी। दोनों डिजाइन पसंद है और उसमें दुविधा बोलेंगे। अच्छा, तो ये दुविधा, जूता लेना दुविधा नहीं है, अनैतिक है। नैतिक कंसर्न, एथिकल कंसर्न तो है ही नहीं है, ये तो हमारा बेसिक है। लेकिन नैतिक दुविधा आप समझो, ये तो दुविधा हो गई केवल। नैतिक दुविधा क्या है, जहां पे नैतिक मुद्दे जुड़ जाए। जैसे कि आप घर पे हो, ठीक है, घर पे एक महिला है, उसका बच्चा की तबीयत खराब है। दूसरी तरफ ससुर का बच्चा की तबीयत खराब है और आपके पास इतना ही पैसा है कि एक आदमी को हॉस्पिटल, दोनों की स्थिति ऐसी है कि हॉस्पिटल में एडमिट कराना है और किसी एक को ही अफोर्ड कर पाओगे। अब तो दुविधा है ना, इन दोनों में से किसको हम प्रायोरिटी दें। यहाँ पे दुविधा हो गया। और ये कैसी दुविधा है, नैतिक दुविधा है, ठीक है ना, कि बच्चा को हम प्रायोरिटी दें कि ससुर को प्रायोरिटी दें। अब जैसे देख लो, एक और एग्जांपल लो कि देश हो गया, देश हित की बात आ गई आपके लिए और माता पिता के हित की बात आ गई और दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, फिर ये नैतिक दुविधा हो गई। देश हित भी तुम्हारे लिए जरूरी है, माता पिता के हित भी जरूरी है, ये दुविधा हो गई। तो आई थिंक चिंता जन सामान्य रूप से समाज की चिंता जो है, और समाज की कैसी चिंता, नैतिक विषय से जुड़ी हुई चिंता नैतिक चिंता हो जाएगी। दुविधा क्या, दुविधा के दो विकल्प में से, बराबर के विकल्प में से एक को चुनना या विकल्पों में से किसी एक को चुनना जो बराबर के विकल्प है, ये दुविधा होता है। बस ये बात समझनी थी। अब जरा सा अब डीकेडी कर लेते हैं कि सरकारी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं क्या है। आप देखो, सरकारी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं क्या है, इस बात को समझना चाहिए कि सरकारी में जितनी समस्याएं हैं ना, आप जान लो कि जितनी समस्याएं हमने बोली हैं, समस्याएं अगर नैतिक हो तो क्या हो जाएगा, नैतिक चिंता हो जाएगी। समस्याएं ही चिंता ही क्या हो जाएंगे, जैसे भ्रष्टाचार नैतिकता से जुड़ा होगा, जो अनैतिक होगा वही भ्रष्टाचार करेगा। उचित कार्य संस्कृति, सेवा मानदंड का स्वरूप निर्धारण नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या जो भी समस्याएं हैं, अगर वो नैतिक रूप से हैं, जुड़ी हुई हैं, तो वो नैतिक चिंताएं होंगी। जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, अब एग्जाम्पल में हम लोग और आसान कर लेते हैं, सीधे हम ना क्यों बात करें। देखो चिंताएं क्या है, सबसे बड़ी चिंता, 3 क्वेश्चन तो यही उठता है कि सरकारी संस्था है, तो सरकारी संस्था में अक्सर देखते हो कि वो अनैतिक रूप से काम करती है, तो उनमें नैतिकता कैसे बढ़ाई जाएगी। तो एक तो पहली चिंता ऐसे संस्था से ही जुड़ा हो गया। दूसरी बात है कि सिविल सेवक के व्यवहार में नैतिकता के को किस प्रकार प्रोत्साहन किया जाए। जो सिविल सेवक हैं उनमें नैतिकता के पतन देखने को मिलता है, तो उनमें प्रोत्साहन कैसे किया जाए, ये दूसरा कंसर्न हो गया, हमेशा ये चिंता रहेगी। और तीसरा है कि भाई सिविल सेवक को नैतिकता का संरक्षक माना जाए कि नहीं, वो नैतिकता के निर्धारक होंगे कि नहीं होंगे। सिविल सेवक मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाना चाहिए कि नहीं सिविल सेवक को, ये भी एक चिंता है। भाई एक मिसाल खड़ी होनी चाहिए ना, ठीक है। तो एक मिसाल के रूप में अगर प्रेजेंट करे कि हाँ मैं नैतिक हूँ, समाज को पूरा बताए, तो कितना अच्छा होगा। लेकिन वो भूमिका के रूप में निभा नहीं रहे, तो ये भी तो एक चिंता है। तो 3 बातें अगर ये याद आती तो सुभान अल्लाह। आप लोग इस बातें से है, संस्था से जुड़ा हुआ है। पहली बात है कि संस्था में कैसे बढ़ाया जाए नैतिकता, और संस्था में काम कौन करता है, सिविल सेवक काम करता है, तो उसमें नैतिकता कैसे बढ़ाए। और तीसरी बात है कि सिविल सेवक को नैतिकता का संरक्षक या मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभानी चाहिए कि नहीं चाहिए, भूमिका निभानी चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये भी एक चिंता है।
अब हम जन सामान्य की चिंताएं देख लेते हैं। देखो, चिंताएं की बात अगर कहें तो हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, सीधे सीधे क्या कर दिए हैं, समाधान लिख दिए हैं। समाधान लिख दिए हैं तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है कि चिंता जो हुआ होगा, जैसे पीछे हम लोग पढ़े कि जो भी समस्याएं थी, समस्या को समाधान दिया, तो जो भी चिंताएं हैं उसके समाधान, जैसे कम नैतिक संहिता का, एक नैतिक संहिता का विकास करना और व्यवहारिक पालन करना। तो नैतिक चिंता क्या होगी कि कोड ऑफ, इसको कलर चेंज कर देते हैं, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट का जैसी समस्याएं जो पहले हमने बताया। चिंता थी, इसलिए आचरण को भी लेके और एथिक्स को लेके हमने समाधान दे दिया। फिर कहा कि कार्य के नैतिक मानदंड और स्वरूप का विकास नहीं, तो वही जो हम लोग पढ़े थे कि कार्य करने का मानदंड नहीं निर्धारित है, सेवा करने का या सेवा देने का मानदंड निर्धारित नहीं है और नहीं स्वरूप निर्धारित नहीं है, इसलिए इसका विकास किया जाना चाहिए। तीसरा कंसर्न जरूर है, चिंता है कि विसिल ब्लोअर, जो अक्सर विसिल ब्लोअर होते हैं या सरकारी संस्थाओं का कमजोरियों को उजागर करते हैं, तो विसिल ब्लोअर को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है कि फिर से कोई ऐसा काम न करे, डराया जाता है। तो विसिल ब्लोअर को संरक्षण नहीं दिया जाता है, मार दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, तो फिर क्या समाधान देंगे कि संरक्षण देना चाहिए। फिर हम कहेंगे कि सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेहिता नहीं है, तो इनका विकास कर दो, नहीं है तो भ्रष्टाचार है सरकारी संस्थाओं में, तो नियंत्रण करो, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लगाओ। फिर प्रशासनिक चुनौतियां हैं। प्रशासनिक चुनौतियां क्या मतलब, प्रशासनिक चुनौतियां मतलब कि एक विभाग से दूसरे विभाग में समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, वो समन्वय स्थापित नहीं करते। कोई एक्स जाता है, जैसे कि चुनौतियां हैं, चिंताएं हैं कि PWD क्या होता है, सड़क बनाता है, तब तक IT डिपार्टमेंट वाले आके जब सड़क बन जाएगा तो यहाँ कूद के तार बिछा देंगे। इसमें कोई सामंजस्य स्थापित नहीं है, चिंताएं हैं, पैसा तो खर्च हो रहा है ना, तो प्रशासनिक समन्वयों की चिंता है। ऑब्जर्वेशन कोई नहीं करता है, ऑब्जर्वेशन नहीं करता है, प्रशासनिक रूप से ऑब्जर्वेशन अच्छे से नहीं होना चाहिए, मूल्यांकन नहीं किया जाता है, समीक्षा नहीं किया जाता समय पे, तो ये प्रशासनिक रूप से चिंताएं हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए, समन्वय करना चाहिए, पर्यवेक्षण करना चाहिए और मूल्यांकन करना चाहिए। फिर सरकारी संस्थाओं में चिंताएं हैं ये कि वो परिवर्तन समय के अनुकूल नहीं चल रही, परिवर्तन की नहीं, वही पुरानी मानसिकता, ब्रिटिश कालीन वाली मानसिकता को लेकर चल रही है, परिवर्तन नहीं करना चाहती, तो उनको परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए। कार्य संस्कृति में परिवर्तन करना चाहिए, उनकी उचित कार्य संस्कृति नहीं है तो कार्य संस्कृति में परिवर्तन करना चाहिए। प्रशासन में अक्सर दो चीज के लिए जाना जाता है कि लाल फीताशाही है, लाल फीताशाही, और प्रशासन में कोई काम चला गया तो विलंब से होगा, तो लाल फीताशाही और विलंब को खत्म करना चाहिए। तो ये नैतिक चिंताएं थी ये सारी, और उसका समाधान जो आप BKD करके लिख लोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दो बातें ये तो हमने हमेशा दिया कि बातें क्या होंगी। जब भी सरकारी संस्था आए या लोक सेवक आएगा तो संस्था की जगह लोक सेवा कर दो, वही बात सेम हो जाएगा। एक आध संस्था में यही होगा, विसिल ब्लोइंग होगा। देखो, कोड ऑफ एथिक्स जानते हो, कोड ऑफ कंडक्ट बता ही दिया है, कार्य के नैतिक मानक और स्वरूप का विकास नहीं या अभाव, तो ये भी बता ही दिया है। पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव हमेशा रहता है, भ्रष्टाचार हमेशा रहता है, प्रशासनिक चुनौतियां हमेशा बनी रहती है, परिवर्तन के खिलाफ ये लोग रहते हैं, कार्य संस्कृति का अभाव होता है, प्रशासनिक जैसे विलंब, लाल फीताशाही होता है, तो इनसे मुक्त कराना चाहिए। ये सब तो जानते ही हो, इसको उपयोग करना है। ठीक, अब देखो सरकारी संस्थानों में नैतिक दुविधाएं क्या है। अब बात आती है दुविधा सरकारी संस्था में, तो दुविधा तो हमने समझा दिया कि होता क्या है। तो दुविधा अक्सर सरकारी संस्थाओं में दुविधा कब उत्पन्न होगा, जब कोई कोड ऑफ कंडक्ट में या कानून में, लॉ में, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स में अगर अस्पष्टता नहीं होगी, नियम में, रूल में अस्पष्टता नहीं होगी, जहां भी अस्पष्टता नहीं होगी वहां पे क्रिएट होगा दुविधा। अस्पष्टता अगर होती कोड ऑफ कंडक्ट में या लॉ में, कोड ऑफ एथिक्स में या रूल में, तो हमें दुविधा होती ही नहीं साहब।
तो दुविधा होती है मतलब कब, जब यहाँ पे सरकार की बात करते हैं, जब सरकारी संस्थानों में नैतिक दुविधाएं की बात करेंगे तो ये चीजें अस्पष्ट नहीं होंगी, तभी दुविधा उत्पन्न होगी। कैसे हिसाब होगी, इस बात को समझें कि दुविधा क्या होता है, ये बात हमने बता दिया था कि दो में से या विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना और लगभग बराबर हो तो दुविधा होगी। इजी वे में बोल दिया, ठीक है। जैसे सरकारी संगठनों में आचरण और नैतिकता नियमों के कारण व्यवहार में संबंध में अत्यधिक कि कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स में क्या है, नियम अभी भी अस्पष्टता नहीं है, अस्पष्ट है। तो फिर अस्पष्ट है तो ये संदेह हो जाता है कि कौन सा व्यवहार में नैतिक आधार को अपनाने योग्य है, मतलब किसको हम अपनाएं और किसको हम त्यागें। जब कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स ही इस बात पे चुप्पी साधे हुए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट में आचरण ही बताएगा कि कौन सा व्यवहार करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। जब वहां पे अस्पष्ट हो जाए, अस्पष्टता आ जाए कि कौन सा अपनाना चाहिए कौन सा त्याग करना चाहिए, तो फिर दुविधा का जन्म देगा ही। और ऐसा ही संदेह क्या करेगा, नैतिक दुविधा का जन्म देगा, जो कि हमने बड़े सिंपल में बोला कि दो बराबर विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प का चयन करना ही क्या करता है, दुविधा क्रिएट करता है, जैसे कि हम एग्जांपल पहले भी देख चुके हैं। अब जरा सरकारी संस्थान में नैतिक दुविधाएं किस तरह की होती हैं वो जरा सा देखो, हम इसको डिकेडिंग से समझते हैं। देखो अब हमने कहा कि आचरण में कोड ऑफ कंडक्ट में ये बात तो बोला ही नहीं गया है कि उपहार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या कहीं उपहार में ये भी बोला गया है 15,000 रुपया लेना चाहिए, ठीक है ना। तो 15,000 रुपया लेना चाहिए, कितना सीमित, डेली लेना चाहिए कि क्या लेना चाहिए, कोई स्पष्टता नहीं है। उपहार के बारे में आचरण में अस्पष्टता है। तो अब जरा सा समझो कि कोई आए, आप ही लेके आए उपहार देने के लिए, तो पहली बात उसके अंदर दुविधा हो जाएगी ना कि स्वीकार करें कि ना करें, ठीक है। अगर स्वीकार करें तो इसका न्यूनतम वैल्यू क्या हो, मूल्य क्या हो, कौन से स्तर पे करें, फिर दुविधा आ गया। उपहार के अंदर ही दो दुविधा, स्वीकार करें कि ना करें, स्वीकार करने योग्य है कि त्यागने के पूरी तरह से न करें, अगर स्वीकार करें तो कितने वैल्यू तक करें उपहार को, पहली दुविधा ये आ गया आचरण को लेकर। आचरण संहिता में अस्पष्टता है इसलिए, ठीक। दूसरा जरा सा देखो, दूसरा क्या है कि आप एक कार्यालय में गए, 10 लोग काम करते हैं और ये 10 लोग क्या है, बेईमान है, 10 लोग बेईमान है, एक ईमानदार पहुंच गया। जब आपके कार्य करने का जो वातावरण है वो आपके नैतिक मूल्यों के विपरीत हो तो क्या करें। ईमानदारी अगर है आपके अंदर, नैतिक मूल्यों के विपरीत वातावरण हो, असंगत हो तो क्या करें। यहाँ पे दुविधा होगी, फिर से दुविधा क्या होगी कि दुविधा ये हो गई, एक बात को समझो कि ईमानदारी है, अगर हम अपनी ईमानदारी को फॉलो करते हैं, ईमानदारी को फॉलो करते हैं और अधिकारी को बताते हैं और वहां पे केवल 11 लोग हैं, 10 लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो वो हमारा जीना दुश्वार कर देंगे और हमको रहना वैसी फील्ड में। तो एक दुविधा होगी कि हम बताएं अधिकारी को कि ना बताएं, क्योंकि वो जीना हमारा दुश्वार कर देगा। दूसरा हमारा ये है, दुविधा ये भी है कि ऐसा भी तो सिचुएशन आ सकता है कि समझो कि कोई रिश्वत ले रहा है, उसमें से 10 नहीं रिश्वत ले रहे हैं, कोई एक रिश्वत ले रहा है और रिश्वत लेने वाला का माता पिता बीमार है, स्कूल बच्चा स्कूल में जाता है और उसका वेतन भत्ता देखो तो इतना कम है कि ये काम हो ही नहीं पाता है, इसलिए वो रिश्वत लेता है। तो फिर दुविधा आ गया कि इसका कंप्लेन करें कि ना करें, क्योंकि एक तरफ हमारे मूल्य आ जाते हैं, बुनियादी मूल्य, ठीक है, रिश्वत ले रहा है, दूसरी बात माता पिता का
और स्कूल बच्चे की बात है, तो दुविधा है कि हम करेंगे ना करें। भले अगर स्पष्टता आ जाती है, आचरण में बोल देता है कि ऐसा अगर हो तो, लेकिन आचरण में कभी लिखा नहीं रहेगा कि घर के लोगों का ऐसा कंडीशन दे देगा, वो तो अपने ही पक्ष में लिखेगा। लेकिन आपके साथ तो हो गया ना। तो दूसरा हमने कहा क्या कि वातावरण से संगति ना हो, तो वातावरण से संगति ना हो तो ठीक है। तीसरी बात समझो, तीसरी बात है कि अगर मान लो कि आप सरकारी सिविल सेवक हो तो विभिन्न प्रकार के दबाव आते हैं। दबाव हो सकता है राजनीति का, हित समूह, दबाव समूह, या तमाम तरह के होता है। उसमें राजनीतिक दबाव क्या होता है, सबसे शक्तिशाली होता है। तो उस दबाव का प्रबंधन कैसे करें, सामना कैसे करें, ये भी एक दुविधा हो जाती है कि नहीं। प्रबंधन कैसे करें, सामना करें कैसे, ये हमारे सामने दुविधा हो जाती है। ठीक, तो एक हो गया उपहार से, दूसरा वातावरण की संगति से, तीसरा दबाव का। अब चौथा ले लो। चौथा ये हो गया कि अगर हम किसी कार्यालय के वैल्यू, जैसे हम सिविल सेवक हैं तो सिविल सेवक में कोई नैतिक मानदंड हो, तो ये भी हम दुविधा में रहते हैं कि कार्यालय में जब तक है, कार्यालय में है तब तक ही वो नैतिक मानदंड का पालन करें कि बाहर आने के बाद भी करें उसका पालन, कार्यालय से बाहर निकल जाए तो भी पालन करें। ये भी दुविधा है नैतिक मानदंड का। फिर एक और तो दुविधा हो सकता है, पांचवा, कि मान लो कि कोई नैतिक व्याख्या करना है और नैतिक व्याख्या करते समय व्यक्तिगत मूल्य हमारा कुछ होगा और जिस संस्था में काम करते हैं उस संस्थागत मूल्य होगा, संस्थागत का मूल्य होगा। उन मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य और संस्था के मूल्य के में कब किसको वरीयता दें, ये हमारे अंदर दुविधा होगा कि नैतिकता का व्याख्या करना हो, नैतिक व्याख्या करना हो किसी नियम का, किसी कानून का, तो हमारा व्यक्तिगत मूल्य होगा, उस संस्था का मूल्य होगा। इन दोनों मूल्यों में से कब किसको वरीयता देना चाहिए, ये दुविधा उत्पन्न होगा। तो हमने 5 प्रकार की दुविधा सरकारी में बताया और भी कापम ने बोला है, तो कापम ने और बोला है वो बता देंगे। लेकिन देखो, उपहार से है, वातावरण से संगति से है, दबाव को लेके है, नैतिक मानदंड को लेके है, ठीक है, कि कार्यालय तक ही सीमित रखें कि बाहर तक करें। फिर उसके बाद क्या है, व्यक्तिगत वर्सेस संस्थागत का मूल्य। तो ये दुविधा हमेशा क्रिएट करेंगे। अब जरा सा देख लेते हैं। तो ये बातें होंगी कि सरकारी संस्थान में नैतिक दुविधाएं क्या हैं। तो नैतिक दुविधाएं क्या क्या हैं, देखो, कौन सा अनुग्रह या उपहार अतिथि स्वीकार करने योग्य है, क्या इसका पूर्णतः परित्याग कर देना चाहिए या किसी न्यूनतम सीमा तक इसे स्वीकार करना चाहिए, या किसी सिविल सेवक को नैतिक मानकों का पालन कार्यालयीय अवधि के दौरान ही करना चाहिए या उसके बाहर, जो हमने बता दिया। सरकारी नीतियों की व्याख्या करना, तो व्यक्तिगत मूल्य को हम दे वरीयता की संगठनात्मक मूल्य को कब दें, किसको वरीयता दें, ये भी दुविधा है। फिर सिविल सेवक को क्या करना चाहिए, उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी और सत्यनिष्ठा कार्य के वातावरण से असंगत हो जाए तो। फिर दबावों का अधीन कार्य करता है, राजनीतिक दबाव होता है, मीडिया, सिविल समाज दबाव होता है, दबाव समूहों का दबाव होता है। ऐसे परिवेश में दबावों का सामना किस प्रकार किया जाए, ये दुविधा है। तो ये दुविधा है, ठीक है ना। कापम ने जो लोक प्रशासन प्रबंध पर कॉमनवेल्थ एसोसिएशन है, उसने सिविल सेवकों के समक्ष दुविधाओं की पहचान की है और सीधे सीधे बताया कि इस प्रकार की दुविधाएं हो सकती हैं। कैसी, प्रशासनिक विवेक से जुड़ी हुई दुविधाएं हो सकती हैं, भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई दुविधा, भाई भतीजावाद से, प्रशासनिक गोपनीयता से, सूचनाओं का लीक होना, लोक जवाबदेही, नीति संबंधी दुविधाएं, इस प्रकार की दुविधाएं हो सकती हैं। किसे, प्रशासनिक, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ये पूरा याद रख लेना कापम के लिए। तो जो हमने दुविधाएं आए हैं उसके बाद कापम के द्वारा निम्नलिखित दुविधाएं बताई गई हैं, गिना देना, ठीक। अब आ जाओ सुझाव की बात। सुझाव कैसे करेंगे, तो फिर से वही बात है कि हमने कहा कि दुविधा क्यों क्रिएट हुई, तो अस्पष्ट नैतिक संहिता का निर्माण करना, प्रभाव बनाना, आचरण संहिता, ठीक है, राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग और राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकना, कार्य के अस्पष्ट मानक और नैतिकता मानकों का विकास करना, भर्ती और प्रशिक्षण में अपेक्षित परिवर्तन करना, सुधार करना,
ठीक है। सिविल सेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित करना, ठीक है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन का कार्य संस्कृति में परिवर्तन लाना, जो घिसे पिटे पहले हम लोग करते आ रहे हैं वही है। अब देखो, कैथरीन जी डेनहार्ट ने बोला है कि जो प्रशासन में या सरकारी संस्थाओं में जो चिंताएं हैं और दुविधाएं हैं, उनको समाधान करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो प्रशासक है ना, सिविल सेवक है, उनको नैतिक होना पड़ेगा। और नैतिक होने के लिए क्या करना होगा, इनको स्वतंत्र रूप से इन प्रक्रियाओं में सम्मिलित होना पड़ेगा। क्या बताया कैथरीन जी डेनहार्ट ने? उन्होंने बोला कि पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को अपनाना चाहिए, मतलब समय के अनुसार परिवर्तित होते जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश कालीन मानसिकता को ही लेके चले। फिर बोले कि आपने कोई निर्णय दिया है तो उस निर्णय की जवाबदेही वहन करना चाहिए। आपको तैयार होना चाहिए उसकी जवाबदेही देने के लिए कि आपने निर्णय दिया तो किन आधारों पे दिया है। तो निर्णय के लिए हमेशा क्या, जो भी आपने निर्णय दिया है उसकी जवाबदेही के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। तुम तभी कहेंगे कि आप नैतिक हो। और सामाजिक और संगठनात्मक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करना चाहिए। जो भी समाज है, संगठन का आचरण संहिता है, एथिक्स है, कोड ऑफ एथिक्स है, तो उन लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करना चाहिए। तभी जिस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया है उसका परीक्षण करना और उन पर प्रश्न उठाना। ये जरूरी है कि किस परिप्रेक्ष्य में आपने निर्णय लिया है उसका परीक्षण करना और उन पर प्रश्न उठाना, फिर सुधार करना, ये होना चाहिए। कैथरीन जी डेनहार्ट के द्वारा ये बोला गया है कि सिर्फ भाई चिंता और दुविधा का सरकारी संस्थाओं में तभी दूर हो सकता है जब प्रशासक क्या हो जाए, नैतिक हो जाए। और उनको स्वतंत्र रूप से पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें से। आराम से है कि समय के अनुसार चलो, मतलब क्या करो, खुद को इनोवेट करो। इनोवेट करना मतलब क्या बोलते हैं, नवाचार करो, नवाचार करो, जवाबदेही वहन करो। जो भी अगर कोई आप निर्णय लिए हो उसका जवाबदेही वहन करो। जिस समाज के लिए काम करते हो उसके प्रति प्रतिबद्ध रहो। जिस संगठन के लिए काम करते हो उसके प्रति प्रतिबद्ध रहो। जिस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया उसका परीक्षण करो कि निर्णय हमने जो लिया है वो उचित लिया है। अगर हमने वंचितों के कल्याण के लिए निर्णय लिया है तो वो उसका परिप्रेक्ष्य का परीक्षण तो करो, वंचितों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप नैतिक हो। उसी परिप्रेक्ष्य में आपने लिया है और उसका परीक्षण कर दोगे, जब पता चल जाएगा कि वंचितों को लाभ मिल रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आप नैतिक हो, जो आपने निर्णय लिया है वो जीत लिया है। तो अब आ जाए निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं। तो जैसे सरकारी संस्थाओं में पढ़े नैतिक चिंताएं और दुविधाएं, वैसे निजी में होगा। निजी के कुछ डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, कुछ बहुत, वरना सरकारी जैसे होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो कि कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट दोनों का अनुपालन न प्राइवेट में होता है न सरकारी में होता है। कार्य के नैतिक मानक और स्वरूपों का विकास नहीं होता है दोनों में। भ्रष्टाचार दोनों में होता है, ये दोनों में होता है, सरकारी और प्राइवेट। तो ये तो 4 पॉइंट हम ऐसे भी लिख लेंगे। बचता क्या है, तो निदेशक मंडल। हर एक प्राइवेट में, निजी संस्थाओं में क्या होता है, डायरेक्टर, एक मंडल होता है, निदेशक मंडल होता है, ठीक है। और उसकी भूमिका में अपेक्षित जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में की जवाबदेही बनती है उस संस्था के प्रति। पारदर्शिता सुनिश्चित करना, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या बनती है, ये अपेक्षाएं किया जाता है कि वो जवाबदेही रखेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और पारदर्शी रखेगा, और जो आवश्यक गोपनीयता है उसको बनाए रखेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो निजी संस्था में हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, तो वो जवाबदेह हो, पारदर्शी हो और गोपनीयता बनाए रखे। दूसरी बात है कि निजी संस्थान हमेशा कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संचालित होती है। निजी संस्था किससे संचालित होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संचालित है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या हो, सुनिश्चित करे, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो अब वो हम लोग पढ़ रहे हैं कि चिंता है। तो पहली बात है कि निदेशक मंडल की जवाबदेही, पारदर्शिता सुनिश्चित करना हमारे लिए चिंता है। गोपनीयता को बनाए रखना हमारे लिए चिंता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के द्वारा कंपनी चलती है, प्राइवेट संस्थाएं,
उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करना हमारे लिए चिंता है। सभी स्टेक होल्डर, जितने स्टेक होल्डर हैं, उसके प्रति नैतिक रूप से उत्तरदायी निभाना, अगर निभाते हैं तो अच्छा है, नहीं निभाते तो हमारी चिंता है। शेयर होल्डर के साथ समता का पालन करना भी हमारी चिंता है कि समता के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आर्थिक और वाणिज्यिक व्यवहार में नैतिकता का पालन कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आर्थिक और ज्यादा लाभ के चक्कर में नैतिकता नहीं, दूध में कुछ और मिला के बेच रहे हैं और बच्चे पे बच्चे मारे जा रहे हैं। श्रम कानून जो है, पर्यावरण कानून है, उनका अनदेखी तो नहीं कर रहे हैं, ऐसी चिंताएं हमारे पास बनी है। तो देखो प्राइवेट में भी है, ये चार तो हमेशा प्राइवेट सरकारी दोनों में होगा। सरकारी प्राइवेट में ये आ जाएगा कि निदेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम, कि उसमें जवाबदेही है कि नहीं, पारदर्शिता है कि नहीं, गोपनीयता नहीं है कि नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात आ जाए। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुसार कंपनी चल रही है कि नहीं, निजी संस्था चल रही है कि नहीं, सभी स्टेक होल्डर को प्रति नैतिक उत्तरदायित्व निभा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, निभा रहे हैं। शेयर होल्डर को क्षमता का पालन करते हुए लाभ दे रहे हैं कि नहीं, या उनको लाभांश दे रहे हैं कि नहीं। आर्थिक और वाणिज्यिक व्यवहार में नैतिक रूप से काम कर रहे हैं कि नहीं, श्रम कानूनों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, पर्यावरण कानून का पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये सब लेके हमारे पास चिंता है। अब दुविधा की बात है, तो दुविधा वैसे ही सरकारी की तरह है, लेकिन फर्क ये हो गया कि देखो सरकार में तो उपहार लेने की बात तो कहा नहीं गया है, अगर कहीं कहा भी गया होगा तो कुछ लिमिटेड सीमित किया गया होगा। लेकिन यहाँ भी उपहार संस्कृति बहुत चलती है, क्योंकि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको उपहार दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, कुछ भी दिया जाता है, उपहार संस्कृति चलती है। ठीक है ना, उपहार संस्कृति चलती है, तो उस उपहार संस्कृति को सुनिश्चित करने में दुविधा होती है कि कितना रखें, क्योंकि इनकी कार्य संस्कृति में विकृति आ सकती है। अगर मान लो कि 100 रुपया रख रहे हैं और एक जगह 1 लाख रुपया रख रहे हैं, बस एग्जांपल ले लो कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो 1 लाख रुपया देंगे उपहार के रूप में, और एक जगह 100, तो कहेंगे यार हम मर के काम करें तो 100 रुपया मिलेगा, क्या फर्क है। तो कार्य संस्कृति कैसी हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। कम कर दिया तो कितना सीमा रखें कि कार्य संस्कृति विकृत ना आए, ये चीज दुविधा है निजी संस्था के लिए। दूसरी क्या है कि दूसरी बात ये है कि प्राइवेट में तो जॉब सुरक्षा होती नहीं है भैया, जब चाहे लात मार दे, और आपका वरिष्ठ अधिकारी ऐसा कह दे कि ये काम कर दो, और जो काम बोला हो ना, जैसे कि मान लो कि किसी केमिकल फैक्ट्री में हो, केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हो, केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हो, और वो केमिकल क्या कर रहा है, वहां के जल को प्रदूषित कर रहा है, और इतना जल प्रदूषित कर रहा है कि उससे लोगों की जान जा सकती है, लोगों की जान जा सकती है। अब बड़ा अधिकारी ये बोल रहा है कि ये जो डाटा आ रहा है ना, इसको छिपा दो और किसी को बताओ नहीं, और आप बड़े इथिकल में लोगों की जान माल की सबसे ज्यादा ध्यान रखते हो, अगर तुमने बाहर पेपर में पब्लिश करवाया तो तुम्हारी तो जॉब जानी पक्की है, क्योंकि उसने बोला है छिपा दो। नहीं किया तो तुम इथिकल मैन हो, घूट घूट के मर जाओगे। तो जॉब सुरक्षा के अभाव में वरिष्ठों के उन आदेशों को पालन दुविधा उत्पन्न करता है जो नैतिक मानदंड के विपरीत है। तो ये दुविधा हो गया, ये आप केस हिस्ट्री बना के ले सकते हो, जैसा टाइम हो उस हिसाब से केस हिस्ट्री बना के। यदि किसी कर्मचारी में व्यक्तिगत ईमानदारी जैसे उसमें आया था और कार्य के वातावरण से असंगत हो तो क्या करना चाहिए, ये भी सरकारी में भी आया था। फिर राजनीतिक और प्रशासन की दबावों के सामना कैसे करें, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों को राजनीतिक और प्रशासन दबाव हमेशा मिलता है, वहां दबाव अलग था, यहाँ दबाव अलग है, उन दबावों का सामना कैसे करें। सरकार के हितों को भी देखना है और स्वयं के हितों को देखना है, उन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बैठाएं, ये हमारे लिए दुविधा है। तो सुझाव क्या, सुझाव वही है सेम कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्थापना किया जाए, नैतिक और आचरण संहिता का विकास और उचित पालन पे बल दिया जाए, कार्य के नैतिक मानदंडों का विकास और पालन करना चाहिए, आर्थिक और वाणिज्यिक व्यवहार में नैतिकता और राष्ट्रिक पारदर्शिता प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भ्रष्टाचार के जो अवसर है उसको समाप्त कर देना चाहिए या उनका निराकरण करें, और देश के जो कानून है, चाहे श्रम कानून हो चाहे पर्यावरण कानून, उसका पालन करना चाहिए।
वही जो समस्या बताया उसी पे झोला भर भर के दे सकते हैं। ठीक, ये बात तो हो गया। अब नैतिक मार्गदर्शन के रूप में, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, कानून, नियम, विनियम और अंतरात्मा, अंतरात्मा ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो बड़ा सिंपल सा है, इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। विधि नैतिकता का निर्धारक है, और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत है। तो नैतिक निर्धारक जहां पे होगा वहां स्रोत होगा। भाई नैतिक मार्गदर्शक के रूप में कब होगा? जब निर्धारक होगा। नैतिक का निर्धारक जहां जहां माने हो, विधि, कानून पीछे डिटर्मिनेंट माने हो, तो जहां पे वहां पे नैतिक मार्गदर्शक का स्रोत होगा। जो कार्य उचित होगा, अब जैसे कि विधि में हमेशा क्या होता है, कानून में बाध्यकारी मान्यताएं होती है। तो बाध्यकारी मान्यताओं का समूह जिसका उल्लंघन प्राय क्या होता है, दंडनीय होता है, उसको विधि कहते हैं। ये मार्गदर्शन की ऐसी व्यवस्था है जो व्यवहारों को शासित करती है। वस्तुतः यह संप्रभुता का समादेश है, संप्रभुता की समादेश है। जो राज्य कहेगी विधि बना के कि कान पकड़ो, सब लोग सुबह उठ के कान पकड़ो, तो सब लोग को कान पकड़ना पड़ेगा। तो इसमें बाध्यता का बल होने के कारण नैतिकता को प्रोत्साहन मिलेगा, और सर्वाधिक सशक्त आधार भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा सख्त होता है कौन? विधि ही होता है। और इसके द्वारा प्रदान किया गया नैतिक मार्गदर्शन कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। अतः नैतिक मार्गदर्शन के उल्लंघन की संभावनाएं क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है। तो इसके द्वारा प्रदान किया गया नैतिक मार्गदर्शन कानूनी रूप से क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। तो इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, अगर उल्लंघन किए तो दंड होगा। वरना निर्धारक के रूप में, अब जो कानून सम्मत काम करोगे, ठीक है, कानून सम्मत काम करोगे तो वो उचित होगा। कानून सम्मत नहीं काम करोगे वो कैसा होगा? अनैतिक होगा, या मार्गदर्शक रूप में नहीं होगा। और कानून क्या करता है? तो दंड भय के माध्यम से उचित कर्मों को क्या कहलाता है? संपादित करता है। इसलिए नैतिकता का मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा, ठीक है, प्रोत्साहन काम करता है। तो वही निर्धारक वाली बातें लिखनी है यहाँ पे। एग्जाम्पल हम यहाँ से उठा सकते हैं कि जैसे कि विधि निर्मित करके नैतिक मार्गदर्शन के लिए प्रभावी प्रावधान निर्मित किए जा सकते हैं। जैसे अमेरिका में एथिक्स इन गवर्नमेंट एक्ट 1978 निर्माण किया गया, एथिक्स इन गवर्नमेंट एक्ट 1978। लेकिन हमने कहा ना कि इंडिया में कोई ऐसा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बनाया गया। तो अमेरिका में एथिक्स ऑफ गवर्नमेंट एक्ट 1978 बनाया गया है, और इस प्रकार का हम कहें क्या, भारत में नैतिकता प्रोत्साहन देने के लिए कोई प्रत्यक्ष कानूनी कानून नहीं बनाया गया है। मार्गदर्शक के रूप में तो हो सकता था, लेकिन जैसा अमेरिका एथिक्स इन गवर्नमेंट एक्ट 1978 में बनाया है, वैसा भारत ने नहीं किया। प्रत्यक्ष रूप से नहीं कोई ऐसा कानून बनाया है जो मार्गदर्शन करे, वो अप्रत्यक्ष रूप से किया है। और वो भी अप्रत्यक्ष से तो सुभान अल्लाह वाला ही काम है। जैसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 1973 बोला 2013, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 अप्रत्यक्ष रूप से क्या करने के लिए? नैतिकता को प्रोत्साहन करने के लिए कानून बनाया गया। मानव अधिकार 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, भ्रष्टाचार प्रतिषेध अधिनियम 1976 है क्या? शायद 1976 है, या जो भी 67 है कि 76 है, उल्टा ही होगा कुछ ऐसा, ठीक है, ये देख लेना भ्रष्टाचार वाला। तो जितना लिख सकते हो। तो ऐसा कानून अमेरिका में बनाया गया, तो नैतिक मार्गदर्शन के रूप में काम करता है। मतलब कि कानून विभिन्न रूपों में अनैतिक आचरण और व्यवहार पे प्रतिबंध लगाते हैं। ऐसे आचरणों को लिए दंड का प्रावधान करते हैं। इस प्रकार के परोक्ष तरीके से ये नैतिक संरक्षण का काम करते हैं। तो परोक्ष प्रभाव रखने वाले इन कानूनों का पालन भी व्यवहार में सुनिश्चित नहीं हो सकता है, हो सका है। तो जो भी हम अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से कानून बनाए हैं, वो भी व्यवहार में क्या है? सुनिश्चित नहीं हो पाए। उल्लंघन के अवसर उत्पन्न होते रहते हैं। और जो भी संस्थागत, जैसे लोकपाल है, लोकायुक्त है, सीबीआई है, उनमें कमजोरियां हैं। तो इस प्रकार कानूनों के क्रियान्वयन के माध्यम से नैतिकता के पालन में चुनौतियां बनी हुई हैं। तो कानून निर्धारक है कि नहीं है, वही बात को भी बोल दोगे, लेकिन यहाँ पे एथिक्स ऑफ गवर्नमेंट, लोकपाल और लोकायुक्त और मानव अधिकार संरक्षण 1993 ले लोगे, एग्जाम्पल में कंप्लीट हो जाएगा।
और बताओगे कि अभी भी परोक्ष रूप से बनाया गया वो भी उतना इफेक्टिव नहीं है। नियम, नियम क्या है? तो नियम विधि की व्याख्या करने के लिए बनाया जाता है। जैसे आरटीआई क्या है? आरटीआई के लिए क्या बनाया गया है? नियम बनाया गया है, ठीक है, विधि व्याख्या करने के लिए बनाया गया है। तो आरटीआई नियम, आरटीआई के लिए रूल बनाया गया है कि कैसे आप आरटीआई फाइल कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही सिविल सेवा आचरण नियम बनाया गया, कोड ऑफ आचरण का नियम, रूल ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट बनाया गया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो कानून होते हैं वो कानून को व्याख्या करने में होता है। कभी कभी व्याख्या करने में होता है, कभी कभी अपने अलग नियम हो सकते हैं किसी चीज के लिए। तो कानून की व्याख्या करने के लिए भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो नियम क्रियाओं के मानक, नियम क्रियाओं के मानक निर्धारित करते हैं, कैसे क्रिया करना है, और विधियों की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। जो किसी भी संगठन या कर्मचारी को मतलब नियम के अनुसार ही चलना है, अगर वो नियम से पलटे तो कुछ ऐसे नियम होते हैं जो कानून जैसे ही दंड उल्लंघन का कठोर दंड दिया जाता है कि वो अगर उल्लंघन होगा तो उसके विधि के अनुरूप उल्लंघन का परिणाम रखते हैं। नियमों का उल्लंघन जो विधियों की व्याख्या से संदर्भ नहीं है वो दोहरे परिणाम रखते हैं। जो नियम विधि की व्याख्या नहीं करता है, मतलब विधि की व्याख्या नहीं है, तो वो दोहरे परिणाम रखता है। या तो अनुशासन को भंग का प्रभाव रखता है या कानून के उल्लंघन का प्रभाव रखता है। जैसे ब्रिटेन में सिविल सेवा आचरण के नियम को उल्लंघन विधि के उल्लंघन का प्रभाव रखता है, मतलब विधि के उल्लंघन की जैसा ही उसमें दंड दिया जा सकता है। लेकिन भारत में सिविल सेवा के आचरण के नियम के निर्मित किए गए हैं, अगर उसका कोई उल्लंघन करते हैं तो हम कहते हैं कि वो अनुशासन भंग कर दिया गया है, ठीक है। और अनुशासन भंग होने का मतलब क्या कि एक प्रकार से सुधार का अवसर देता है, लेकिन विधि का उल्लंघन का मतलब क्या? सीधे दंड दिया गया। और यहाँ पे भारत में सिविल सेवा आचरण के नियम क्या है? अनुशासन भंग है। तो देखो, एक तो विधि कानून की व्याख्या करते हैं नियम, तो वहां पे तो सीधी बात है, उस नियम का उल्लंघन करोगे तो जो विधि है, विधि सम्मत उल्लंघन वाला काम होगा, परिणाम रखेगा, वैसा ही दंड मिलेगा। लेकिन जो नियम विधि की व्याख्या ना करते हो तो वो दो संदर्भ में देखा जाता है, दोहरे परिणाम रख सकते हैं। एक हो सकता है कि उल्लंघन किया नियम का तो वो जैसे विधि के उल्लंघन के जैसा माना जाएगा। जैसे सिविल सेवा आचरण नियम ब्रिटेन का विधि का उल्लंघन माना जाता है, और वही भारत में सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन अनुशासन का उल्लंघन माना जाता है सेम चीज, लेकिन यहाँ पे विधि का उल्लंघन ब्रिटेन में माना जाता है, भारत में अनुशासन। अनुशासन का उल्लंघन का मतलब क्या कि आपको दूसरा अवसर दिया जाएगा, यहाँ पे तो सीधे दंड दे दिया जाएगा ब्रिटेन में, ठीक। तो नियम की बात समझ में आ रहा है। विनियम क्या है? तो देखो, हमेशा कौन बड़ा होता है? विधि, उसके बाद विनियम, और सबसे छोटा नियम होता है। विनियम क्या होता है? विनियमित करना, मतलब नियंत्रण भी करेगा और संचालन भी करेगा। विनियम रेगुलेशन हमेशा क्या करता है? नियंत्रण भी करता है और संचालन भी। किसी भी संगठन को विनियमित या संचालित करने की व्यवस्था विनियमन, विनियम कहलाती है। ये ऐसे विशिष्ट नियम हैं जो नियंत्रण और निगरानी की विशिष्ट प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं कि कैसे नियंत्रण करना है, निगरानी करना है, उसकी विशिष्ट प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं। अगर नियमों का पालन नियमों की तुलना में अत्यधिक कठोर होता है, नियमों के पालन हमेशा विनियम क्या होगा? नियम से कठोर होगा। जैसे इंडियन मेडिकल काउंसिल आईएमसी प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एथिक्स रेगुलेशन 2002, इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एथिक्स रेगुलेशन 2002 डॉक्टर के व्यवहार की नैतिकता और उनके व्यावसायिक आचरण को विनियमित करती है। अगर वो उल्लंघन कर दिए तो इनको दंड भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल और भी देखो, ट्राई है, सेबी है, ठीक है ना, ये लोग भी विनियामक संगठन है। ट्राई क्या करेगी? जो भी टेलीकम्युनिकेशन से है। सेबी क्या? तो सिक्योरिटी से रिलेटेड। रेरा क्या? जो भी हमारा बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उससे जुड़ा हुआ है। तो उनके बारे में नियम बनाएगी
क्या बोलते हैं, नियंत्रण भी करेगी, निगरानी भी करेगी, और वो सही से संचालन कर रहे हैं उनकी देखभाल भी करेगी। ठीक है ना। तो विनियम नैतिकता को लागू करने का सशक्त तरीका है। यही कारण है कि धीरे धीरे विनियम का प्रयोग क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और विनियामक संस्थाएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो विनियम भी हो गया। नेक्स्ट है अंतरात्मा। अंतरात्मा को हमने पहले भी बोल दिया कि कांट ने आंतरिक न्यायाधीश बोला है। ये अंतरात्मा क्या है, अंतर का मन है जो क्रियाओं को नैतिक रूप से सही या गलत होने का आभास करता है। इसको कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यह हृदय की बुद्धि कहा जाती है, अर्थात हृदय की बुद्धि है ज्ञान पक्ष और भाव पक्ष का मिश्रण बोला जाता है। यह बुद्धि का अस्थायी भाव बोला जाता है। यह नैतिक बुद्धि का प्रतीक होता है जो जागृत अवस्था में मूलतः ईश्वरीय बुद्धि बल बोला जाता है। यह नैतिक बुद्धि का प्रतीक होता है जो जागृत अवस्था में मूलतः ईश्वरीय बुद्धि बोला जाता है। यह सदैव हमें एक सही पथ पे चलने की प्रेरणा देता है। कांट ने अंतरात्मा को आंतरिक न्यायाधीश की संज्ञा दी है। यदि व्यक्ति अंतरात्मा से जागृत अवस्था में है तो व्यक्ति क्या होगा, संवेदनशील मनुष्य बनता है। तो ये अंतरात्मा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ पॉइंट यहाँ से लोड लेना। लेकिन दिक्कत क्या है सिविल सेवा के साथ, सिविल सेवा क्या है ना, बड़े धूर्त किस्म के होते हैं। मतलब अगर जो सबकी बात नहीं करते हैं, कुछ लोग को छोड़ के बाकी लोग क्या होंगे, अंतरात्मा बोलती रहे कि बेटा ये काम मत कर, ये काम ना कर, वो अपनी बुद्धि घुसड़ेंगे जरूर, विवेक। ठीक है ना। तो अंतरात्मा सिविल सेवक को क्या करता है, अनेक समस्याओं से निजात दिलाता है। जहां पे कानून स्पष्ट नियम या विनियम नहीं हो तो वहां पे क्या करता है, मार्गदर्शन होता है। कहीं भी दुविधा होगा तो मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा अंतरात्मा। लेकिन भैया क्या होता है, सिविल सेवक अंतरात्मा की उपेक्षा करने लगता है, बुद्धि घुसड़ने लगता है, तो उस पे क्या हो जाता है, निर्भर हो जाता है। अब ऐसे मानव जनित मानव विकारों में जैसे काम, लोभ, क्रोध आदि से युक्त व्यक्ति हमेशा उसकी अंतरात्मा क्या हो जाती है, मलिन हो जाती है। तो वो निर्णय जैसा भी लेगा वो जागृत आत्मा से, अंतरात्मा से नहीं लेगा, मलिन अंतरात्मा से लेगा, तो वो गलत होगा। ठीक ना। तो अंतरात्मा भी हो गया। अब जवाबदेही और नीतिपरक शासन की बात करें, जवाबदेही और नीतिपरक शासन की बात करें तो जरा सा देखो, जवाबदेही, जहां जवाबदेही होगा, अपने निर्णय के प्रति जवाबदेह होगा, इसका मतलब कि नीतिपरक शासन है, नीतिपरक शासन है। और नीतिपरक शासन है इसका मतलब क्या कि बाह्य कारक की कम जरूरत पड़ेगी। सीबीआई, सीबीसी, एडी, इन सब की जरूरत कम पड़ेगी अगर नीतिपरक शासन है तो। मतलब जवाबदेह और नीतिपरक शासन, जवाबदेह और नीतिपरक शासन एक दूसरे के पूरक हैं। जहां पे नीतिपरक शासन चलेगा वहां पे जवाबदेह अपने आप अच्छा होगा, जहां पे जवाबदेही अच्छी होगी वहां पे नीतिपरक शासन चलेगा। देखो आप इस बात को समझो, इसी फॉर्मूले पे समझना है कि जवाबदेही एवं नीतिपरक शासन एक दूसरे के क्या पूरक हैं। प्रभावी जवाबदेही शासन में नैतिकता में वृद्धि करेगा। नीतिपरक शासन मतलब शासन में नैतिकता वृद्धि करती है। जवाबदेही का अभाव, अगर जवाबदेही का अभाव होगा तो नैतिक स्तर पे कमी आएगा, शासन के नैतिक स्तर में क्या हो जाएगा, नीतिपरक शासन नहीं होगा। उसी प्रकार शासन में सुधार कर, अगर हम शासन में सुधार करेंगे और नैतिकता में वृद्धि करेंगे तो जवाबदेही में वृद्धि होने लगेगा। किंतु यदि शासन में नैतिकता का स्तर कमजोर कर दें तो जवाबदेही भी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तक एक बार जवाबदेही को लेकर चलो, एक बार नीति में नैतिकता में वृद्धि, शासन में नैतिकता की वृद्धि और कम करके लेकर चलो, ये बातें बोल दोगे, ये बातें इसी फॉर्मूले से वो बहु निकलेगी। पॉज करके पढ़ो और समझ लो, लिखने में आसानी होगी। बस एक फॉर्मूला, ये टॉपिक खत्म। अब देखो एक और बात है, दूसरा इस टॉपिक का फॉर्मूला क्या है, दूसरा ये है कि जवाबदेही दो तरीके से हो सकता है इंसान। एक हो सकता है आंतरिक रूप से, एक रूप से होता है बाह्य रूप से। आंतरिक रूप से जवाबदेह, आंतरिक रूप से जवाबदेह और बाह्य रूप से जवाबदेह हो सकता है। आंतरिक रूप से मतलब क्या, जो अंतरात्मा से, आंतरिक रूप से मतलब तुमने अच्छा, तुम्हारी अंतरात्मा अगर बोले, अंतरात्मा क्या बोले
कि बल्ले बल्ले भाई तुमने निर्णय अच्छा लिया है। आंतरिक रूप से अंतरात्मा की आवाज सुन के, या वो उसको सेटिस्फेक्शन, अंतरात्मा जब सोचे सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ तुमने जो निर्णय लिया है उसके लिए जवाब दे, चाहे कोई भी कुछ क्वेश्चन बोले, हमने काम उचित किया है। बाह्य रूप से जवाब दे, मतलब कि बाह्य रूप से जवाबदेही का मतलब क्या है कि बाह्य रूप से हम अपनी बात से नहीं, हम कोई कॉपी पेन को लेके प्रूफ दिखा रहे हैं, या कोई दूसरा हम हमारे निर्णय को क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहा है। इस बात को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जवाबदेही आंतरिक हो सकता है, बाह्य, दोनों रूप से उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए नीतिपरक शासन ठीक और बाह्य दोनों जवाबदेही का संश्लेषण होता है। तो नीतिपरक शासन हमेशा देखो वो कैसा होता है, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से जवाब दोनों का संश्लेषण होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब देखो रोजन ब्लूम और क्राकोक ने क्या बोला था कि जो आंतरिक जवाबदेही है ना और बाह्य जवाबदेही, ये नैतिकता को स्वयं की जवाबदेही के रूप में माना जा सकता है। जो आंतरिक जवाबदेही है वो नैतिकता का क्या होगा, स्वयं की जवाबदेही माना जा सकता है, अथवा लोक सेवक के आचरण पे एक आंतरिक नियंत्रण माना जा सकता है कि अंदर से नियंत्रण हो। ठीक है, तो आंतरिक जवाबदेही ज्यादा अच्छा होता है रेदर देन बाह्य जवाबदेही से। दूसरी बात है कि शासन की नैतिकता का स्तर जितना अधिक होगा, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बाह्य कारकों की आवश्यकता उतनी ही कम होगी। जो तीसरा फॉर्मूला में हमने बताया है कि जवाबदेही नैतिक स्तर अच्छा होगा, जवाबदेही अच्छा होगा, तो बाह्य कारक क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, और वही बात है कि अगर कम होगा तो बाह्य दबाव की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये बातें हमें समझ में आना चाहिए। हमने कुछ दूसरा खोल दिया। हाँ, अगर नैतिकता का स्तर जितना निम्न होगा तो बाह्य स्तर क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, बाह्य कारकों की उतनी अधिक आवश्यकता होगी। मैक्स वेबर क्या बोलता है कि आंतरिक नियंत्रण या स्व नियंत्रण की आवश्यकता पे सबसे ज्यादा बल देता है कि स्व नियंत्रण होना चाहिए या स्व जवाबदेही सबसे बढ़िया होना चाहिए। और वर्तमान भारतीय शासन व्यवस्था में नैतिकता की स्थिति क्या है, चिंताजनक बनी हुई नैतिकता भारतीय शासन में। अतः सुधार के लिए बाह्य कारकों पर बल दिया जा रहा है, जैसे द्वितीय सेकेंड एआरसी सुधार आयोग की रिपोर्ट ने बोला। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देंगे, बता देंगे। अब आ रहे हैं कारपोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। तो कारपोरेट गवर्नेंस की बात करें तो देखो 1991 से पहले कैसा था कि हमारे पास तीन चीजें थी। 1900 में कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ऐसा था। लेकिन 1991 के बाद और से भी स्टेक होल्डर आ गए। अब सिमट ऐसा गया कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके बाद कारपोरेट जगत और अन्य आ गए। ये 91 की स्थिति है। मतलब कम सरकार अधिक शासन के परिप्रेक्ष्य में कारपोरेट गवर्नेंस की अवधारणा केंद्रीय स्थान प्राप्त कर ली है वर्तमान समय में। 1991 की बाद वाले पहले तीन ही स्ट्रक्चर था, लेकिन अभी कारपोरेट गवर्नेंस भी ले। तो अब डिफाइन करना आ गया कि कारपोरेट गवर्नेंस होता क्या है। बड़ा सिंपल है, कारपोरेट क्षेत्र के द्वारा अपनी गतिविधियां, जो कारपोरेट क्षेत्र हो वो अपनी गतिविधियां एक निश्चित सिद्धांत, मानक, नियमों, नैतिकता के नियमों के आधार पर संचालित करना ही क्या है, कारपोरेट गवर्नेंस है। तो कारपोरेट क्षेत्र द्वारा अपनी गतिविधियों को निश्चित सिद्धांतों के अनुसार पे, मानकों के अनुसार पे, नियमों के अनुसार पे, नैतिकता के नियमों के आधार पे संचालित करना ही क्या कहलाता है, कारपोरेट गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है, मूलतः यह संकल्पना कारपोरेट क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित है। तो कारपोरेट गवर्नेंस किसका है कि कारपोरेट क्षेत्र में सुधार किया जाए, जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भी भूमिकाओं के शामिल करने लगी है। तो कारपोरेट जगत पहले क्या थी, केवल निजी तक जुड़ी हुई थी। अब कारपोरेट गवर्नेंस किसको शामिल करने लगी है, तो सार्वजनिक उद्देश्य की भूमिकाओं को भी क्या करने लगी है,
शामिल करने लगी है। तो ये भी ध्यान रखना। अब देखो, कारपोरेट शासन अच्छे शासन का पूरक और संगामी बन चुका है। ये बात बोल बच्चन है। कारपोरेट शासन के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो कारपोरेट शासन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो अब देखो, कारपोरेट शासन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब कारपोरेट के देखो कि कारपोरेट क्षेत्र के लिए द्वारा निश्चित नियमों, सिद्धांतों, मानकों, विकास और उनका उचित पालन करना। तो कारपोरेट क्षेत्र में, कारपोरेट गवर्नेंस में या कारपोरेट शासन में क्या हो, जो कारपोरेट क्षेत्र द्वारा जो निश्चित नियम बनाए गए हैं, सिद्धांत बनाए गए हैं, मानक बनाए गए हैं, उनका विकास और उनका पालन उचित तरह से हो। निदेशक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनकी भूमिका में क्या हो, पारदर्शिता और जवाबदेही हो। याद आ रहा है ना प्राइवेट वाला कुछ? शेयर होल्डर के साथ समता के सिद्धांत के आधार पर कार्य करें। स्टेक होल्डर के हितों को सुनिश्चित करना। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें। जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो क्या करें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें। कारपोरेट नैतिकता को क्या करें, प्रोत्साहन करें। ये हमारा क्या है, कारपोरेट गवर्नेंस की मेन एलिमेंट है कि क्या करें, जो कारपोरेट क्षेत्र के नियम कानून है उसका पालन करें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या रखे, पारदर्शिता रहे, जवाबदेही रखे। शेयर होल्डर की साथ समता का व्यवहार किया जाए। स्टेक होल्डर के हितों को सुनिश्चित किया जाए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें कारपोरेट सेक्टर एक दूसरे को, और कारपोरेट नैतिकता का क्या करें, पालन करें और प्रोत्साहन करें। भारत में कारपोरेट शासन की बात करें तो भारत में कारपोरेट शासन की देखा जाए तो भारत में कारपोरेट शासन की स्थापना के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। कारपोरेट शासन के लिए क्या कदम उठाया? तो एक सेबी का गठन किया गया है। सेबी का गठन किया गया है जो कारपोरेट क्षेत्र की विनियामक की भांति काम करती है। तो सेबी क्या करती है, कारपोरेट सेक्टर का क्या करती है, विनियामक, रेगुलेशन करती है। और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे रेरा क्या है, रेरा जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, जो ये ट्राई क्या है, टेलीकम्युनिकेशन से, एरेडा क्या है, जो बीमा से जुड़ा हुआ है, उनको करती है। तो अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी है जो कॉर्पोरेट शासन के लिए, अलग अलग कॉर्पोरेट शासन के लिए क्या करती है, कॉर्पोरेट क्षेत्र की रेगुलेशन करती है। एक और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए जो पीछे पड़े थे, उसके लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो सेबी, रेरा, ट्राई, एरेडा और सीसीआई मतलब भारतीय प्रतिस्पर्धा का हुआ। अब सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट, जो पुरानी कंपनी अधिनियम था उसको हटा दिया और नई अधिनियम कंपनी अधिनियम 2013 निर्मित किया गया। और इस अधिनियम में कॉर्पोरेट शासन की आवश्यकता, कॉर्पोरेट शासन के बारे में बोला गया है। क्या बोला गया है? पहली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2013 पहला बोला गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार लिंग आधारित न्याय को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक निदेशक मंडल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक महिला सदस्य नियुक्त होगी। कंपनी अधिनियम 2013 में ये बोला गया है कॉर्पोरेट शासन के बारे में कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा उसमें एक महिला होना अति आवश्यक है। दूसरी बात है कि कॉर्पोरेट फ्रॉड होता है, उसी कॉर्पोरेट फ्रॉड के लिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेट ऑफिस का गठन किया जाए, एसपीएफओ का, और इसकी जांच के संबंध में पुलिस भांति शक्तियां दी गई और विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाने की शक्ति भी दी गई। तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेट ऑफिस का गठन की बात करता है जो कॉर्पोरेट फ्रॉड की बात है। तीसरा है सीएसआर की, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, सिविल सोसाइटी या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर की बात करें तो इसका मतलब क्या कि कॉर्पोरेट क्षेत्र के सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय करना चाहिए। जो भी कॉर्पोरेट क्षेत्र है वो सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करें, व्यय करें। जैसे बाल कल्याण के लिए, शिक्षा के लिए, महिला कल्याण के लिए, जनजातियों के उत्थान के लिए, कुछ भी हो सकता है, या ओबीसी के उत्थान के लिए। इसमें कैसे निर्धारित किया जाता है? तो निर्धारित ऐसे किया जाता है कि जो भी कंपनी है वो नेट 500 करोड़ रुपया या वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम कितना हो, 1000 रुपया, या शुद्ध लाभ न्यूनतम 5 करोड़ रुपया। तो कंपनी की पूंजी कितना हो, 500 करोड़ हो, या टर्नओवर कितना हो, 1000 हो,
नेट लाभ कितना हो, 5 करोड़ हो, ऐसे में 3 साल का क्या किया जाता है, औसत निकाला जाता है। उस औसत का 2% CSR क्या करना होता है, व्यय करना होता है, सामाजिक व्यय करना होता है। ठीक है ना। अब देखो, इसमें टाटा है, महिंद्रा है, महिंद्रा के द्वारा नन्ही कलिया चलाया गया है भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट है, ITC है, इन सब CSR में बहुत अच्छा भूमिका निभा रही है। लेकिन चुनौतियां भी तो हैं उसके साथ, CSR से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं। CSR से संबंधित चुनौतियां हैं, जब भी CSR, इसके आगे और भी पढ़ेंगे, जो इकोनॉमी उसमें भी पढ़ेंगे। लेकिन देखो अब क्या है, कारपोरेट नैतिकता के प्रभावी पालन का अभाव है। कारपोरेट में नैतिकता का प्रभावी पालन का अभाव है। जैसे मैगी में लेड मिला था ना, सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड मिलता है, तो ये क्या इंगित करता है कि नैतिकता का प्रभावी पालन नहीं करते हैं। कारपोरेट फ्रॉड पे नियंत्रण नहीं लगा, जैसे विजय माल्या हो गए, मेहुल चौकसी हो गए, ये प्रकरण जानते ही हो। कंपनियों के द्वारा कर्मचारियों के साथ भेदभाव व्यवहार किया जाता है। जो इन्फोसिस के संस्थापक हैं नारायण मूर्ति, उन्होंने खुद कहा था कि समान कर्मचारियों को 6 से 8, जो सामान्य कर्मचारी हैं, सामान्य कर्मचारियों को 6 से 8% की वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है, जबकि उसी समय जो उच्च मैनेजमेंट में शामिल होते हैं उनको सैलरी हाइक कितना दिया जाता है, 60 से 80%। जो सामान्य कर्मचारी हैं उनको 6 से 8% वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाता है, लेकिन वहीं उसी समय में उच्च प्रबंधक होते हैं, उनको सोचो कितना दिया जाता है, 60 से 80% वार्षिक वेतन दिया में हाइक दिया जाता है ना। गलत। CSR के उपयोग में अनेक अनियमितताएं जन्म लेती हैं। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, CSR न देना पड़े उससे बचती रहती हैं, भ्रष्टाचार करती रहती हैं। तो ये भी बातें हैं। ठीक, फिर क्या, तो इसको समाधान करो। तो समाधान करने के लिए हमने पढ़ा था ना कि सामाजिक स्तर पे मूल्यों में वृद्धि करनी चाहिए, तो कैसे करना चाहिए, तो सामाजिक नैतिकता को विकास करना चाहिए। शैक्षणिक सुधार, तो शैक्षणिक संस्थाओं के मूल्यों में वृद्धि करने वाला क्या काम करता है, तो वो लिख दोगे, ये लिख दोगे, हो जाएगा। दूसरी बात है, CSR को सामाजिक लेखा परीक्षण किया जाए। जो भी CSR दे रहे हैं उसको सामाजिक लेखा परीक्षण करवाना चाहिए। हमारा पैसा हमारा हिसाब वाला होता है। अब हमारा हिसाब नहीं, अब इसका कॉर्पोरेट जगत का पैसा हिसाब हमारा। कानून का कठोर पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जो भी कॉर्पोरेट रिलेटेड कानून है और उसका क्या करना चाहिए, कठोर पालन करना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ देख लिया और इसकी डिटेलिंग हम लोग करते रहेंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है आप लोग। लेकिन सजेशन है कि अगर एक बार देख लियो तो एक बार और देखना, यहाँ से टॉपिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। डिटेलिंग भी करेंगे, रटाएंगे भी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।